मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ आरएल सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, M.Com फाइनल EAFM, पेपर नंबर 201, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों की अवधि 2015 से 2020 में किस प्रकार से क्या रिकमेंडेशन उसने की, किस प्रकार की सिफारिशें की। 14 जो फाइनेंस कमीशन है, सेंटर स्टेट फाइनेंस रिलेशन, केंद्र और राज्यों के वित्त संबंधों के बारे में, केंद्र और राज्यों के बीच में धन के बंटवारों, राजस्व के बंटवारों के बारे में क्या सिफारिशें दी थी, उसके बारे में आपको बताऊंगा या उसका अध्ययन आज हम करेंगे। 1 जनवरी 2013 को भारत सरकार ने भूतपूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर YV रेड्डी की अध्यक्षता में 14वें वित्त आयोग 14 फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का गठन किया। इस आयोग को वर्ष 2015 से 2020 तक केंद्र से सभी राज्यों की संसाधनों का आवंटन निर्धारित करने का काम सौंपा गया। इस 5 सदस्यीय आयोग को अक्टूबर सन 2014 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। बाद में इस अवधि को 2 महीने और बढ़ा दिया गया। इस आयोग को निम्न विषयों पर सिफारिशें देने को कहा गया। केंद्र से राज्यों को कर राशि का अंतरण, राज्यों को सहायक अनुदान, विभिन्न राज्यों के समेकित फंड में वृद्धि के उपाय, ताकि पंचायतें एवं नगरपालिकाओं को उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि हो सके, और लोकोपयोगी सेवाओं जैसे बिजली व पानी की कीमत निर्धारण नीतियां, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के विनिवेश संबंधी मुद्दे, गैर प्राथमिकता वाले सार्वजनिक उद्यमों की बिक्री, वस्तु व सेवा कर लागू होने पर मुआवजे का निर्धारण, अर्थ सहायता इत्यादि। आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई कि वह केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय घाटे तथा ऋण स्तरों की समीक्षा करे। खास तौर पर 13वें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए राज्य वित्तीय समेकन रूपरेखा के संदर्भ में उसे ऐसे कदम सुझाने को भी कहा गया जिससे ऐसा राजकोषीय वातावरण तैयार किया जा सके जो न्यायसंगत समृद्धि का पथ प्रशस्त कर सके। आयोग के विचारार्थ विषयों में मौजूद सार्वजनिक व्यय प्रबंधन की समीक्षा को भी शामिल किया गया, जिससे वर्तमान बजटीय व लेखाकरण मानकों का मूल्यांकन करना, वर्तमान प्राप्तियों व व्ययों की समीक्षा करना, परिव्यय की परिणामों के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा करना, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित सर्वोच्च नीतियों का पालन करना इत्यादि। आयोग को सतत आर्थिक विकास के अनुसार पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के संतुलित प्रबंध की आवश्यकता पर भी गौर करने को कहा गया। आयोग से कहा गया कि उन सभी मामलों में जहां जनसंख्या को कारक मानने की आवश्यकता है, जैसे करों व शुल्कों के आवंटन में तथा सहायता अनुदानों के निर्धारण में, वहाँ सन 1971 की जनगणना के आंकड़ों को मानक माना जाए, परंतु जनतांत्रिकीय परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सन 1971 के बाद की जनगणनाओं के
आंकड़ों पर भी विचार किया जा सकता है। इस प्रकार से कि 14वें वित्त आयोग की स्थापना या गठन क्यों किया गया और कौन कौन से उद्देश्य, कौन कौन से पॉइंट्स उसके सामने रखे गए, जिसका वो अध्ययन करके भारत सरकार को या केंद्र सरकार को उसने रिपोर्ट किया। और उन्होंने अपने सबसे पहले उन्होंने कर साधनों का विभाजन पे प्रकाश डाला कि कर साधनों का विभाजन किस प्रकार से किया जाए। केंद्र से राज्यों के संसाधनों के अंतरण का निर्धारण करते समय दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, केंद्र के आय व्यय का लेखा जोखा तथा दूसरा, राज्यों के आय व्यय का लेखा जोखा। राज्यों ने तर्क दिया कि समयोपरि केंद्र सरकार ने कई उन विषयों पर खर्च करना शुरू कर दिया है जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इससे एक और तो केंद्र का राज्यों के कार्य क्षेत्र में दखल बढ़ गया है तथा दूसरी ओर राज्यों को उचित मात्रा में संसाधन नहीं मिल पा रहा है। इससे संबंधित एवं मुद्रा उपकरणों तथा अधिशुल्कों का है, ये सब अविभाज्य संसाधन है, अर्थात वे संसाधन जिनका बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच नहीं होता और जो पूरी तरह से केंद्र सरकार को प्राप्त होते हैं। केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में उपकरों तथा अधिशुल्कों का हिस्सा सन 2001 में 7.33% से बढ़कर सन 2013-14 में 13.14% तक पहुंच गया, क्योंकि ये सारी धनराशि केंद्र सरकार को प्राप्त हुई है और उसका राज्यों के साथ बंटवारा नहीं किया गया। इसलिए राज्यों को संसाधनों में अपने न्यायोचित हिस्से की राशि प्राप्ति नहीं हो पाई है। 14वें वित्त आयोग ने अनुमान लगाया कि यदि सन 2009-10 से लेकर सन 2014-15 तक केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए गए समग्र अंतरण कर राजस्व के हिस्से के रूप में तथा अनुदानों के रूप में पर विचार करें तो पता चलता है कि इसमें कर राजस्व के बंटवारे से 46.8% तथा अनुदानों द्वारा, जिसमें योजना अनुदान, गैर योजना अनुदान तथा केंद्र द्वारा परिवर्तित योजनाओं के लिए प्रदत्त अनुदान शामिल है, लगभग 54% धनराशि प्रदान की गई है। क्योंकि कई अनुदान ऐसे हैं जो किसी फार्मूले या सिद्धांत के तहत नहीं दिए जाते, अपितु केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर होते हैं। इसलिए केंद्र सरकार उनका मनमाना वितरण कर सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 14वें वित्त आयोग ने ये कहा है कि राज्यों को संसाधनों के अंतरण का मुख्य माध्यम कर राजस्व का बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि ये अंतरण निश्चित नियमों व सिद्धांतों द्वारा किया जाता है और इसलिए वह मजबूत राजकोषीय संघ का आधार है। यदि इस माध्यम से किन्हीं राज्यों की जरूरतें पूरे नहीं हो पाती तो उन्हें एक सुनिश्चित तथा न्यायसंगत आधार पर पूरक अनुदानों द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए 14वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार के करों में राज्य सरकारों का हिस्सा बढ़ाकर 42% कर दिया, जबकि 13वें वित्त आयोग ने इस प्रकार 32% हिस्सा प्रदान किया था। राज्यों को प्रदान किया जाने वाला अब तक का सर्वाधिक हिस्सा है। केंद्र से प्राप्त होने वाले कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा का ज्ञात का आधार इस प्रकार है। आधार है 13वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग। पहला पॉइंट, जनसंख्या सन 1971, 13वें वित्त आयोग में 25, 14वें वित्त आयोग में 17.5।
जनसंख्या सन 2011 0 और 10। तीसरा, राजकोषीय क्षमता 47.5 और 50। चौथा, क्षेत्रफल 10 और 15। वन क्षेत्र 0 और 7.5। वित्तीय अनुशासन 17.5 और 0। इस प्रकार से 14वें वित्त आयोग के द्वारा 13वें वित्त आयोग की तुलना में इस प्रकार से एक तुलनात्मक अध्ययन करके सिफारिशें केंद्र सरकार को दी गई। धन्यवाद।